अभी देखो 2 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट अटेम्प्ट करना ही है, दैट इज फाइनल अकाउंट एंड फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। हाँ, नॉन प्रॉफिट कंसर्न्स या नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स, तो मैं इसको बोलते हैं एनपीओ है, फाइनल अकाउंट। हाँ, नॉन ट्रेडिंग नॉन प्रॉफिट है, ऐसा भी बोल सकते हैं, एनटीओ भी बोल देते हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन मोटा मोटा समझो तो सच ऑर्गेनाइजेशंस विच आर मेंट फॉर क्या, सर्विस टू द सोसाइटी। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आवाज बीच में क्रैक हो रहा है। आ रहा है ना मम्मी अभी आवाज? ठीक है, इधर रख के। अब देखो, देयर आर सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस विच आर रनिंग फॉर हेल्पिंग द सोसाइटी, सर्विंग द सोसाइटी। लाइकवाइज एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसा, चैरिटेबल ट्रस्ट, एनजीओस, इवन समाज की भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती है ना, जो गरीबों को हेल्प करती है, जो मतलब आप बोल सकते हैं थोड़ा पुअर फैमिलीज़ के बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर करते हैं। हाँ, मतलब देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स लाइक दैट। कुछ ऐसे होते हैं जैसे टाटा का कैंसर हॉस्पिटल, या और भी बहुत से ऐसे, जैसे रेड क्रॉस, और तो और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका डेली हमसे कांटेक्ट होता है, दैट इज आर बिल्डिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, दैट इज ऑल्सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? एक सेक्रेटरी होता है, चेयरमैन होते हैं, कमेटी होती, ट्रेजरर होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरा सोसाइटी का लुक आफ्टर करते हैं, मेंटेनेंस आप सोसाइटी को देते, और सोसाइटी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, वर्क डन बाय द सेक्रेटरी। वो देखा है ना क्या, वो तारक मेहता, उसमें वो है ना भिड़े सेक्रेटरी, तो मतलब ही इज़ नॉट ड्रॉइंग एनी सैलरी और समथिंग, और ना ही कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। तो मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि हमें अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाना है। होता है ना सोसाइटी में, कभी हम क्या करते हैं, पार्किंग पे शेड डलवा दिया, पेंट करवा दी, और मान लो कि इधर लीकेज हो रहा है तो लीकेज रिपेयर करवा दिया। सोसाइटी के काम यही है। और डे टू डे भी काम होते हैं, जैसे सफाई, कचरा निकलवाना फ्लैट्स से, फिर पानी की सर्विस, पानी भी सोसाइटी प्रोवाइड करती है, तो दे चार्ज अ लिटिल बिट, लिफ्ट, लाइटिंग। हाँ, मतलब जितने भी सोसाइटी के काम हैं वो सोसाइटी करवाती है। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? हमारी मेंटेनेंस के अगेंस्ट। वी आर पेइंग ओनली वन थिंग टू द सोसाइटी, दैट इज मेंटेनेंस। मोटा मोटा और भी होते हैं, आगे बताऊंगा मैं। क्लियर? द पॉइंट इज कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है सोशल सर्विस, नॉट कि प्रॉफिट बनाना। प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस का ऑलरेडी फाइनल अकाउंट बना चुके हैं। अब किसका बनाने वाले हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस।
ओके। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर है कि दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, दे आर गिविंग ओनली सर्विस। सोसाइटी वाले कुछ बेचते हैं क्या? कल से ब्रेड सोसाइटी से लेना, बोलते दूध सोसाइटी में ही दिया जाएगा, बाहर वाला दूध वाला आएगा नहीं, ऐसा बोलते हैं। दे आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है। मोटिव क्या है? सोसाइटी की सर्विस, वो भी विदाउट प्रॉफिट। अंडरस्टूड? तो इसलिए अच्छा, तुम बोलोगे सर फिर फाइनल अकाउंट क्यों बना रहे हो? जब अच्छा, अभी तक हमने पढ़ा था भाई फाइनल अकाउंट क्या काम करता है सर? दो काम करता है, प्रॉफिट या लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड फिनेंशियल पोजीशन। यही काम करता है ना फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या अपने को बताता है? एक तो ये बताता है कि भाई पूरे साल में तुमने प्रॉफिट किया या लॉस किया, या दूसरा क्या बताता है कि हाँ एसेट्स कितने की हैं, लायबिलिटीज कितने की हैं, और आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, वेयर योर बिजनेस इज। तो अल्टीमेटली दिस इज द पर्पस। अंडरस्टूड? व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पहले ये चीज क्लियर है क्या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? दूसरा, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट्स। क्यों बनाते थे? दो चीज़ के लिए, क्या? प्रॉफिट या लॉस और फिनेंशियल पोजीशन। तो सर इसमें क्यों बनाना? एनी सजेशंस, एनी थॉट फ्रॉम योर साइड कि यहाँ प्रॉफिट मोटिव नहीं है फिर भी फाइनल अकाउंट क्यों बनाना? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारी सोसाइटी में, आइए 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 मैडम, अभी तक तो है, आगे पता नहीं, काफी ज़्यादा, कल से ज़्यादा है आज। बोलो। बोलो, एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फिर भी इसका फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? अच्छा, तुम्हारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा हल्ला गुल्ला किस दिन होता है? अब देखो, सब लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो उनका राइट बनता है कि नहीं ये जानने का कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। मतलब तुमने हमसे हर महीने एक फिक्स अमाउंट लिया, किसके नाम पे? मेंटेनेंस के नाम पे। अब तुमने वो मेंटेनेंस का जो टोटल पैसा आया वो कहाँ पे खर्च किया? कहीं घर पे तो नहीं ले गए तुम अभी? जूम का लिंक है शायद से, नहीं है? एक मिनट से कौन ग्रुप में है? एक मिनट, ठीक है, लिंक सेंड करो। ये इनका लिंक सेंड करना है बच्चों के पास, लिंक सेम सेंड कर देना आगे ग्रुप में। लास्ट में 35 होगा, देखो मिला क्या? ओके, तो सिंपल सी बात है भाई, अगर सोसाइटी में
आप लोग मेंटेनेंस पे कर रहे हो हर महीने, तो आपका राइट है ये जानने का कि सोसाइटी ने खर्चा कहाँ किया है। बराबर की नहीं? अच्छा, ये तो रही सोसाइटी की बात। अब कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होती, जैसे अभी गणपति आएगा, ठीक है, तो अलग अलग क्या है, गणपति मंडल बने हुए हैं। वो लोग क्या करते हैं, हर साल एरिया से कलेक्शन करते हैं, बराबर ना, या आ रहे रहेंगे या आएंगे तुम्हारे घर पे भी कि गणपति के लिए चंदा दो घर, ठीक है, या नवरात्रे आएंगे तो उसके लिए भी गरबा वगैरह के ग्रुप्स बने होते हैं, ठीक है, वो भी क्या मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, बराबर। अब वो लोग तुमसे पैसा मांग के पिछली बार भी लेके गए थे, इस बार फिर आए हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन नहीं करोगे कि भाई तुम इस बार फिर पैसा मांगने आए हो, लास्ट वाला कहाँ है? तो हमारे एरिया में अभी जो मंडल है ना, वो क्या करता है, जब भी आता है साथ में प्रिंटेड फॉर्मेट में एक बताऊंगा क्या होते हैं, जहाँ पे P&L नहीं होता है, कुछ और होता है, और बैलेंस शीट तो होता ही है। तो ये दो चीज़ वो अपने को पिछले साल की देते हैं और फिर अगला पैसा मांगते हैं। तो मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी प्रूव करने के लिए दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। इन लोग को क्या प्रूव करना है कि हम लोग ने जो पैसा आपसे लिया, हमने प्रॉपर जगह पे उसको स्पेंड किया। टाइप वही है विद अ लिटिल चेंज। हाँ, डिफिकल्ट नहीं है अगर थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। नहीं, गुडविल कुछ नहीं है, जस्ट फाइनल अकाउंट के ही फंडे लगने, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान दो तो समझ में आएगा। अच्छा, अब पॉइंट ये है, जिसको फाइनल अकाउंट अच्छे से आता है ना, वो आराम से कर लेगा। देखो, जहाँ भी तुमको थोड़ा भी डाउट होगा ना, पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा नहीं, काफ़ी हद तक एक डिफिकल्ट टॉपिक है, स्टूडेंट्स को भारी पड़ता है। तो जहाँ भी डाउट होगा पूछ लेना। दूसरा, एब्सेंट मत होना इसके लेक्चर में। एक फाइनल अकाउंट अच्छे से कर लो, एक ये कर लो, बाकी तो तुम्हारे पास चॉइस है। डिफिकल्टी पता क्या है इस चैप्टर की, इसमें चॉइस नहीं है, एक ही सम आएगा, वही करना है। मतलब इंटरनल चॉइस भी नहीं है कि दो सम है उनमें से एक कर लो। हाँ, कंपलसरी क्वेश्चन है और एक ही है। मतलब फाइनल अकाउंट का भी एक ही क्वेश्चन वो पूछेंगे, वही करना है सबको, ऐसा चॉइस नहीं है अंदर कुछ। और एनपीओ में भी वही स्टोरी है। इसलिए फाइनल अकाउंट और एनपीओ तुम्हारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। सेकेंड थिंग, 12 मार्क के क्वेश्चन इन्हीं दो टॉपिक्स में से आएंगे, और सब में 8 और 10 है। 10 मार्क के अंदर देखो, आधे चैप्टर छोड़ दो तो भी कर लोगे। क्यों? 4 क्वेश्चन आने, उसमें से 2 करने। 8 वाले में भी क्या है, 4 क्वेश्चन आने, 2 करने। इंटरनल बहुत चॉइस है, यहाँ पे इंटरनल चॉइस नहीं है, जो दिया वो करना पड़ेगा। तो इसलिए ये 2 चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करो, फाइनल अकाउंट और एनपीओ। फाइनल अकाउंट तो इजी है, एनपीओ थोड़ा हार्ड है, थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, अंडरस्टूड? अच्छा, अब थर्ड थिंग इज कि जो एनपीओ होती है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो मैनेज कैसे होते हैं। देखो, बिजनेस का तो ओनर रहता है ना कोई, एनपीओ का कोई ओनर होता है क्या? बिल्डिंग का ओनर है कोई? बिल्डिंग का ओनर कौन है? सब मेंबर्स। जिनके फ्लैट्स रहते हैं उनको क्या बोलते हैं पता है? सोसाइटी के मेंबर्स बोलते हैं उनको, बराबर है। तो मालिक कौन है एक्चुअली? सोसाइटी के सब ओनर्स, जितने भी मेंबर्स हैं सब। वैसे ही हर जितनी भी एनपीओज होती हैं या एनटीओज होती हैं, उनमें मेंबरशिप बेसिस होती है। क्लब क्या होते हैं? क्लब में भी तो मेंबरशिप होती है। वैसे ही जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बनी होती हैं,
उनमें भी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। अच्छा, सबके सब मेंबर्स मैनेज करते हैं क्या? नहीं, सब मेंबर्स में से क्या बनती है? मैनेजिंग कमेटी। क्या बनती है? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी के अंदर भी देयर आर सर्टन पोस्ट्स। कौन कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट कौन सी होती है? सेक्रेटरी। सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सेक्रेटरी। सबसे ज़्यादा पावर किसके पास होती है? सेक्रेटरी। और कौन होता है? प्रेसिडेंट और ट्रेजरर, वो ट्राउजर। वो देखा ना जेठालाल, उसमें वो उसको ट्राउजर बोलते हैं, ट्रेजरर। तो मतलब जो फंक्शनिंग होती है वो कैसे होती है? देयर आर सब मेंबर्स। मेंबर्स में से क्या चुनी जाती है? मैनेजिंग कमेटी। मैनेजिंग कमेटी को भी कौन हेड करते हैं? देयर आर 3 पोस्ट्स। कौन कौन सी? चेयरमैन या प्रेसिडेंट। कई जगह पे चेयरमैन बोलते हैं, कई जगह पे प्रेसिडेंट बोलते हैं। फिर सेक्रेटरी और ट्रेजरर। ऐसे 3 लोग मेनली हेड करते हैं। जो साइन वगैरह होते हैं इन तीनों के ही होते हैं। अच्छा, ये तीनों चुने कैसे जाते हैं पता? वोटिंग से। वोटिंग कौन करता है? मेंबर्स करते हैं। तो हर जितनी भी एनपीओ एनटीओज होती हैं वो ऐसे ही फंक्शन करती हैं। कई जगह पे मैनेजिंग कमेटी को ट्रस्ट बोल दिया जाता है, और वहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बोल दिया जाता है? ट्रस्टीज। जैसे स्कूल कॉलेज, ठीक है, जैसे आपके कॉलेजेस वगैरह हैं वो किसके अंडर चलते हैं? ट्रस्ट के अंदर। अच्छा, एक मिनट, तुम लोग का एक और एनटीओ से वास्ता पड़ता रहता है, दैट इज योर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। दे आर ऑल्सो व्हाट? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, लेकिन बात अलग है, वो प्रॉफिट बहुत करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लॉ दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब वही यहाँ पे देखो, एनपीओ इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी सेट अप बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी। दस इट इज नॉट owned by any individual or group of individuals but belongs to the society. It is managed by a group of individuals often called क्या? Trustees और managing committee. तो ट्रस्टी या मैनेजिंग कमेटी इनको रन करते हैं। नेक्स्ट, अब देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई पैसा। बिना पैसे के, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसे के बिना चलने वाला नहीं है। तो फंड्स कहाँ से आते हैं? दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, फंड्स रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ एनपीओ आर नॉर्मली सोर्स्ड या कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स मेंबर्स। सोसाइटी में भी पैसा कहाँ से आता है? मेंबर्स से आता है। मेंबर क्या देते हैं? मेंटेनेंस देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो स्कूल कॉलेज है तो उनका पैसा कहाँ से आता है? जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी फीस से आता है। या चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, उसको पैसा कहाँ से आता है? कुछ पैसा तो वो जो उधर एडमिट होते हैं पेशेंट्स, उनसे लेते हैं। तुम बोलोगे फिर सेवा क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं तुम, लेकिन वो दूसरों से कम लेते हैं, समझा। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे किसी ट्रीटमेंट का 10 लाख रुपया खर्चा आ रहा है, तो ट्रस्ट के हॉस्पिटल में उसी का 1-2 लाख में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही पैसा लेते हैं जितना रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे सब्सिडाइज रेट पे चीज़ें दी जाती हैं, मतलब सर्विसेज, चीज़ें नहीं, ब्रेड नहीं बेचेंगे सब्सिडाइज रेट पे, क्या करेंगे? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो वहाँ से कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कुछ दानी होते हैं, डोनर्स, बड़े बड़ी कंपनीज क्या करती हैं? डोनेट कर देती हैं। किनको? इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये लोग क्या करते हैं? उस पैसे से लोगों का हेल्प करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
नाउ वी विल कम टू द बुक्स। बुक्स कौन सी बनाएंगे, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और बुक्स इज बुक्स ऑफ अकाउंट जनरली मेंटेन्ड बाय एनपीओ आर कैश बुक, लेजर, मेंबर रजिस्टर्ड और फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर्ड, ठीक है। कैश बुक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है यहाँ। क्यों क्यों कैश बुक ज़रूरी क्यों? हाँ, क्योंकि इसका ज़्यादातर काम कैश में ही होता है। दान मिलता है तो किस में मिलता है? कभी तुमने ऐसा देखा, बोलता है मेरा नाम लिख ले, मैं 1 महीने में तेको दान दूंगा। उधारी पे दान होता है क्या? नहीं, दान तो कैश में ही होता है। अगर तुमको डोनेट करना है, पे इमीडिएटली, ठीक है। तुम मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? पैसा इमीडिएटली दान करते हो कि वहाँ पे पंडित को बोल के आते हो कि मैं 1 महीने बाद दूंगा, आ जाना मेरे घर पे पैसा लूँगा? नहीं ना, इमीडिएटली जाके जो भी है पॉकेट से निकाला और डोनेट कर दिया। काम काम ऐसे टाइम में गाड़ी निकालना भी रिस्की है। पानी चला गया, बंद हो गया। लेकिन उधर कम है, इधर ज़्यादा। स्टार्ट करें। कहाँ पे? अभी आए थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। तो मेनली बेटा जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ना, दैट इज कैश बुक। जब भी हम एनपीओ रन करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? कैश बुक। कैश बुक से ही सारा अकाउंट्स बनेगा। तो मतलब एक बात समझ लो यार, ट्रायल बैलेंस नहीं मिलने वाला। फाइनल अकाउंट में क्या मिलता था तुमको? ट्रायल बैलेंस। यहाँ क्या मिलेगा? कैश बुक, ठीक है। एक्चुअल कैश बुक से एक और अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, मैं बताऊंगा वो क्या होता है, लेकिन मोर और लेस दैट इज कैश बुक। तो कैश बुक से यहाँ पे तुमको फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ बनाना, वहाँ तुमने ट्रायल बैलेंस से बनाया, क्लियर? अच्छा, उसके बाद हाँ, एडजस्टमेंट उधर भी थी, एडजस्टमेंट इधर भी थी, लेकिन यहाँ पे बैड डेट्स की एडजस्टमेंट नहीं होती। यहाँ पे मेजर 3 तरह की एडजस्टमेंट होगी, मैं वो सिखाऊंगा। वो 3 तरह की एडजस्टमेंट तुमको ध्यान रखना है, तुम एनपीओ ऐसे कर लो, ठीक है। चलो आगे चलते। अब देखो फाइनल अकाउंट में, अब एनपीओ में तुमको मार्क्स किस बात के मिलेंगे? तुम बोलोगे सर इतना भाषण दे दिया तुमने, हमारा मकसद तो है मार्क्स लेना, बताओ मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ बनाना है। नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा, बैलेंस शीट। वहाँ पे क्या बनाते थे?
ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाया? भाई यहाँ ट्रेडिंग होती ही नहीं है, ये तो सर्विस है, यहाँ कोई सामान ला के बेचना नहीं है अपने को, तो ट्रेडिंग अकाउंट का तो पर्पस खत्म हो गया ना। ट्रेड, व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यहाँ पे हम बाइंग एंड सेलिंग करते ही नहीं है, तो देयर इज नो ट्रेडिंग। समझा? अच्छा, उसके बाद देखो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? देयर इज़ नो ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या बनाते थे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और उसको क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना चाहिए? उधर लिखा हो नेट प्रॉफिट इतना, और तुम दान मांगने जा रहे हो तो पब्लिक जूते से मारेगी, बोलेगी हमारे से पैसा लेके प्रॉफिट कर रहा है। पॉइंट समझ रहे हो? प्रॉफिट दिखा सकते हैं क्या हम अपनी बुक में? हम तो क्या कर रहे हैं? दान लेके दूसरों से काम कर रहे हैं। तो क्या करें भाई? देखो, अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना हमें समझेगा नहीं कितना खर्चा हुआ, कितना आया, कितना गया, क्या हुआ। लेकिन नाम ये नहीं रख सकते। तो हमने क्या किया? नया पुराना ही प्रोडक्ट लिया और नए पैकेट में डाल दिया। मोस्टली होता है ना, कंपनी क्या करती है? चेंज करती रहती है क्या? पैकिंग। गाड़ियों में भी देखो ना, हर 2-3 साल बाद क्या होता है? फेस लिफ्ट के नाम पे नया मॉडल निकल आता है। अंदर इंजन वही रहता है, अंदर का सामान वही रहता है, बाहर से थोड़ा एस्थेटिकली उसको किधर थोड़ा इधर से मोड़ दिया, इधर से मोड़ दिया, बना दी नई गाड़ी। 1-2 फीचर नया डाल दिया, यही होता है। मतलब बेसिक चीज़ वही रहती है अंदर, बस बाहर का दिखावा चेंज कर दिया। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे यहाँ, उसकी जगह कौन लेगा? अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस की 2 साइड होती थी, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट साइड पे क्या आता था? एक्सपेंस लॉस। क्रेडिट में क्या आता था? इनकम गेन। तो वहाँ से ही नाम ले लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब तुम बोलोगे डेबिट साइड तो था, एक्सपेंडिचर तो नाम होना चाहिए था एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तुमने क्यों लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर? बराबर ना? नाम क्या होना चाहिए था? एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। हम क्यों लिख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर? एनी लॉजिक बिहाइंड इट? इनकम ज़्यादा है, मैथ्स में मालूम है, ज़्यादा से कम माइनस करते हैं। तो इनकम ज़्यादा होगी तो ही तुम खर्चा कर दो। अगर 100 रुपया घर से मिला तो ही तुम 100 रुपये तक खर्चा करोगे ना, कि जेब में 100 रुपया है तो 500 का खर्चा कर दोगे क्या? ठीक है? तो क्योंकि इनकम में से ही मुझे क्या माइनस करना होता है? एक्सपेंडिचर। पहले इनकम होती है, पहले जेब में पैसा आता है, फिर खर्चा करने के लिए निकलते हैं। जब शॉपिंग करने जाते हो पहले क्या करते हो? घर वालों से पैसा मांगते हो। सिंपल लॉजिक।
शॉपिंग करने चले गए, पैसा तुम्हारे पास है नहीं, शॉपिंग हो जाएगी? तो मतलब सिंपल है भाई, एनटीओ हो या एनपीओ हो, इनको भी पहले क्या करना है, पहले इनकम करनी भाई, फिर उस इनकम में से क्या करना है, लोगों की सेवा करनी है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सेम है। अंडरस्टूड? अच्छा, तो मतलब है P&L अकाउंटिंग, लेकिन नए पैक में रख दिया है। पैक का नाम क्या कर दिया, P&L से हटा के क्या कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया। ठीक है, लॉजिक वही रहेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और सेकंड चेंज, P&L के एंड में क्या आता था, नेट प्रॉफिट। और अब वो यहाँ पे नहीं लिख सकते नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ये तो मार पड़ेगी अपने को, पब्लिक मारेगी पकड़ पकड़ के। तो क्या कर दिया, नाम चेंज करके लिख दिया। अगर प्रॉफिट का नाम पता क्या रख दिया यहाँ पे, सरप्लस। क्या लिख दिया, प्रॉफिट की जगह सरप्लस, और लॉस का नाम रख दिया डेफिसिट। तो अगर इनकम ज़्यादा आई तो हम लिखेंगे सरप्लस, और अगर इनकम कम हुई तो क्या लिखेंगे, डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एंड में या तो आएगा सरप्लस या तो आएगा डेफिसिट। क्लियर? अच्छा, और चेंज क्या है, बिजनेस में हम वर्ड यूज करते थे कैपिटल, इधर कैपिटल की जगह पता क्या लिखते हैं, कैपिटल फंड। कैपिटल की जगह क्या आएगा, कैपिटल फंड। तो एस्थेटिकली देखा जाए या प्रैक्टिकली देखा जाए तो 2-3 चेंजेस ही की हैं हमने, अदरवाइज है ये फाइनल अकाउंट। तो यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बना दोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। डेबिट में वही लिखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल, लिखना वही है, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, लेकिन नाम चेंज है। फिर प्रॉफिट नहीं लिखना, लॉस नहीं लिखना, उसकी जगह क्या लिखना, यस सरप्लस या डेफिसिट। और बनना है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कैपिटल की जगह क्या लिखोगे, कैपिटल फंड, बाकी तो वही रहेगा। इज दिस क्लियर, अंडरस्टूड व्हाट आर द चेंजेस? ओके, नेक्स्ट कुछ आगे पॉइंट्स कवर करते हैं। देखो, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड आइदर व्हेन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट मेंटेन्ड एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, समरी ऑफ कैश बुक and other information or the trial balance and adjustments when complete set of books are maintained। अब देखो, अब भी मैंने बोला था भाई यहाँ पे तुमको ट्रायल बैलेंस मिलने वाला नहीं है, तो क्या मिलेगा, मैंने बोला था कैश बुक मिलेगा, और क्या मिलेगा साथ में, एडजस्टमेंट मिलेगा। अब कैश बुक से ना हम एक अकाउंट बनाएंगे, उसको बोलेंगे, अच्छा कैश बुक की 2 साइड होती थी, 11th स्टैंडर्ड में किया था आपने, कौन कौन सी, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो हम कैश बुक से एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब तुम बोलोगे सर कैश बुक से वो काम हो रहा था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्यों बनाया तुमने, बराबर कि नहीं, कैश बुक से वो काम हो रहा था तो तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट क्यों बना रहे हो भाई? नहीं, 11th स्टैंडर्ड में मैंने देखो बनवाया था क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो कैश बुक बनता था ना। मैं रीज़न बताऊं, कैश बुक बनती डे टू डे। मान लो मैं बिल्डिंग का ट्रेजरर हूँ, ठीक है,
वॉचमैन को साल में कितनी बार सैलरी दूंगा? 12 बार। तो मेरी कैश बुक में वॉचमैन सैलरी, वॉचमैन सैलरी, वॉचमैन सैलरी कितनी बार लिखा होगा? 12 बार। लेकिन जब मैं अकाउंट बनाऊंगा ना, इनकम ये रिसिप्ट एंड पेमेंट, तो पेमेंट में एक ही बार लिखूंगा वॉचमैन सैलरी और 12, मान लो 1000 रुपये, तो उधर मैं 12,000 लिखूंगा। मतलब कैश बुक जो बनाई है वो मैंने माइक्रो लेवल पे बनाई है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में मैक्रो लेवल पे बनाऊंगा। इको में किया है ना माइक्रो एंड मैक्रो। व्हाट इज माइक्रो? छोटा 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 बिजनेस का स्टडी, हाँ, मंथली बेसिस पे, और ये ईयरली बेसिस पे हो जाएगा। कंसोलिडेटेड एक वर्ड आएगा, कंसोलिडेट करना, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स। कंसोलिडेशन मतलब एक ही हेड को 12 बार लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? एक ही बार लिख सकते हैं। अब आ जाओ मेंटेनेंस। मान लो मेरी बिल्डिंग में 100 फ्लैट है, मेंटेनेंस की एंट्री कितनी बार होगी? एक महीने में 100 बार। 100 के 100 देंगे ना भाई मेंटेनेंस, तो सबकी एंट्री अलग अलग लिखनी पड़ेगी कैश बुक में। ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, मान लो 5-6 विंग हैं, ABCD, सबके फ्लैट नंबर्स, तो सबका मेंटेनेंस किस किस डेट को आया, किस चेक से आया, वो सब कैश बुक में लिखना पड़ेगा ना भाई साहब। अदरवाइज समझेगा कैसे किसने मेंटेनेंस दिया किसने नहीं दिया। लेकिन एक महीने में 100 एंट्री, 12 महीने में 1200 एंट्री। बराबर, उसमें भी लफड़ा। क्या कुछ ऐसे लोग रहेंगे जो हमेशा मेंटेनेंस लेट ही देते हैं। बराबर ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 1 साल का पूरा मेंटेनेंस एक ही बार दे देंगे, भाई ये ले, साल चालू है, ये ले इस पूरे साल का मेंटेनेंस। अब हमारी बिल्डिंग में 2-3 लोग ऐसे हैं जो मतलब उनका फ्लैट हमारी बिल्डिंग में है, वो लेकिन रहते फॉरेन में है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पूरे साल का मेंटेनेंस, कई जन तो 2-2 साल का मेंटेनेंस एक बार ही देके निकल जाते हैं। तो सेक्रेटरी बेचारा करते रहे अकाउंटिंग बैठ के। और कुछ ऐसे हैं जिनके 6-6 महीने के मेंटेनेंस एरियर है। बराबर की नहीं। तो वो ये तारक मेहता में भी देखा ना तुमने, जेठालाल हमेशा लेट ही करता रहता मेंटेनेंस। तो फिर 1-2 बार उसने क्या किया, पूरे साल का ही बना दिया। तो सिंपल सी बात है, अब किसी भी सोसाइटी में कई तरह के मेंबर्स रहते हैं भाई। कुछ जानबूझ के, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन उनकी नेचर है कि पैसा देना, किसी को रुला के। और कुछ लोग कैसा रहते हैं, एडवांस देना है ना भाई, टाइम से पहले दो ना। और कुछ लोग कैसे रहते हैं, चिंदी चोर रहते हैं, उनको पैसा देना है लेकिन सामने वाले को रुला के देना है। मैं तुम्हारे साथ ये चीज़ें इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अपनी सोसाइटी के अकाउंट्स में ही देखता हूँ, तो मेरे को पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। मतलब आपको लाइट बिल इंडिविजुअल नहीं आता है, मतलब सोसाइटी पे करती है सबका।
प्रीपेड मीटर नहीं है क्या उधर? वो तो है, इंटरेस्ट तो 18% लगेगा। तो अभी आप बोल रहे थे ना यहाँ प्रॉब्लम क्या आने वाली है इस चैप्टर में, तो यही प्रॉब्लम है बस, जो फाइनल अकाउंट में नहीं थी। फाइनल अकाउंट में हमको ये हिसाब, हम फाइनल अकाउंट बनाते थे 1 साल का बनाते थे, बात खत्म। यहाँ क्या है, प्रीवियस ईयर का भी हिसाब रखना पड़ता है और करंट ईयर का भी रखना पड़ता है। अब करंट ईयर में कुछ लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का पैसा भी दे देते हैं एज एडवांस, वहाँ पे हमारा प्रॉब्लम होता है। तो यही चीज़ हमें समझनी पड़ेगी यहाँ पे बस, और कुछ नहीं। आगे चले अभी। अब देखो, सबसे इम्पोर्टेंट, 2 तरह के एक्सपेंस होंगे, 2 तरह की इनकम होगी। ये वैसे तुम लोग को पता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम रेकरिंग एक्सपेंडिचर भी बोल देते हैं। रेकरिंग मतलब बार बार होने वाला, और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग मतलब कभी कभार होने वाला। ठीक है, तो जो भी रेकरिंग इन नेचर एक्सपेंडिचर होंगे उनको किधर लिखोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस होंगे वो आएंगे बैलेंस शीट एसेट से। पहला लॉजिक, एक्सपेंसेस वी विल डिवाइड इनटू 2 टाइप्स, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग एक्सपेंसेस विल कम इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉन रेकरिंग विल गो टू बैलेंस शीट। ठीक है, इसी तरह से इनकम भी 2 तरह की होती है, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। अब तुम लोग की भी तो इनकम होगी ना, क्या क्या इनकम है तुम लोग की? पहला पॉकेट मनी। पॉकेट मनी रेकरिंग है नॉन रेकरिंग? रेकरिंग है। क्यों? एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, जब जेब में पैसा कम हुआ तो रेकर हो जाता है तुम लोगों को पॉकेट मनी। होता है कि नहीं? ज़्यादा खर्चा हो गया, पैसा जेब में कम है तो मम्मी पापा से मांग लिया, पैसा दो, जेब में ख़त्म हो गया, तो आपको क्या हो जाती है, रेकरिंग इनकम हो जाती है। अच्छा, नॉन रेकरिंग इनकम होती क्या? ओके सेटल डाउन। अच्छा, कोई ऐसी इनकम होती है तुम लोग की जो नॉन रेकरिंग होती है क्या? वो भी रेकरिंग हो गया ना, हर साल रक्षाबंधन आता है, हर साल देखो पैसा मिलता है। हाँ, तो भी रेकर तो कर रहा है, चाहे 1 साल में 1 बार कर रहा है। नॉन रेकरिंग मतलब जिसका पता ही नहीं है कभी होगी, हो सकता है 1 साल में 2 बार हो जाए, हो सकता है 4 साल में 1 बार ना हो। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोबाइल इज एसेट। तुम लोग को कमीशन मिलता है क्या? अपनी बात करो ना। अच्छा, जैसे जब हम छोटे थे ना, तो मतलब हमारे गांव से ना कई बार रिलेटिव आते थे, तो हमारा एक ही पर्पज़ रहता था, ये ध्यान रखना कि वो जाएंगे क्यों। ठीक है, तो जब जाएंगे तो हमको वहाँ होना चाहिए।
फिर जाते टाइम वो पैसा देके जाते थे। तो मतलब घर वालों का पता नहीं, लेकिन जब मेहमान आते थे हम लोग तो बहुत खुश होते थे। क्यों? असामी आ गया, जाते टाइम कुछ देके जाएगा। हाँ, यू कैन से कस्टमर। ठीक है। तो एक्चुअली असामी वर्ड यूज़ किया जाता था। पहले क्या होता था, पहले बैंक्स नहीं होते थे, तो गांव में, शहर में ऐसे लोग होते थे जो ब्याज पे पैसा देते थे, मनी लेंडर्स। हाँ, वो भी बोल सकते हैं। तो मनी लेंडर्स जो थे ना, उनके पास कोई रेंट लेने आता था, उसको असामी बोलते थे। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कई बार क्या होता था, साल में 2-3 बार लोग आ जाते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि किसी साल कोई भी रिलेटिव नहीं आ रहा, तो मतलब फिक्स नहीं है। ऐसे ही एनटीओ का भी ऐसा इनकम होता है। अच्छा, सोसाइटी का ऐसा इनकम बताओ। हेलो, सोसाइटी का ऐसा इनकम बताओ जो फिक्स नहीं है। सोसाइटी थोड़ा ना ये करती है। हाँ, लेकिन वो सोसाइटी की इनकम थोड़ा ना हुई। मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन सोसाइटी को पता नहीं है कि वो सोचो भाई, सोसाइटी की कोई ऐसी इनकम सोसाइटी को ही नहीं पता कब होगी। अब मैं बताऊं क्या होती है, सुन लो अभी। जो फिक्स नहीं रहती है, कई बार 1-2 साल में भी नहीं होती है, कई बार साल में 2-2 बार हो जाती है, 3-3 बार हो जाती है। मेंबरशिप फीस। अब तुम बोलोगे ये मेंबरशिप फीस क्या है? जब कोई फ्लैट ओनर यानी कि मेंबर अपना फ्लैट किसी को बेचता है, तो जो नया बंदा फ्लैट खरीदता है ना, उसको एक अच्छी खासी अमाउंट एज अ मेंबरशिप फीस सोसाइटी को देनी पड़ती है। जैसे हमारी सोसाइटी में अगर कोई फ्लैट बिकता है ना, तो जो बेच गया वो मेंबरशिप से चला गया, उसने तो फ्लैट बेच दिया। लेकिन जिसने फ्लैट खरीदा है हमारी सोसाइटी में, उसको क्या करना है? अभी सोसाइटी का मेंबर बनना। वही बता रहा हूँ। ठीक है। सोसाइटी के जितने मेंबर्स होते हैं ना, सबके पास एक शेयर सर्टिफिकेट होता है। पता है तुम लोग को? शेयर सर्टिफिकेट होता है। तो उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर नाम चेंज करना पड़ता है मेंबर। अब एक बंदा बेच के निकल गया फ्लैट, तुम्हारा मेंबर पहले कौन था? जो बेच के निकल गया। अब उसकी जगह पे मान लो राजवी का फ्लैट है, राजवी ने बेच दिया, ठीक है, और मान लो वंशी ने खरीद लिया। अब पहले सोसाइटी मेंबर कौन थी? राजवी। अब राजवी को सोसाइटी ने हटाना है और उसकी जगह किसको मेंबर बनाना है? वंशी। तो वंशी हैज़ टू पे अ फिक्स फीस। जैसे हमारी बिल्डिंग में है कि अगर नया मेंबर आएगा तो 50,000 रुपया क्या देगा? मेंबरशिप फीस देगा। कई सोसाइटीज़ ऐसी भी हैं मुंबई में इधर, जो 2 लाख, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए तक मेंबरशिप फीस लेती है। सब सोसाइटी का होता है, देखो पता नहीं रहता। अपनी सोसाइटी का पता करिए जाके, हर सोसाइटी में होता है। हाँ, वही ट्रांसफ़र फीस बोलते हैं कई जगह पे मेंबरशिप फीस बोलते हैं, एडमिशन फीस बोलते हैं कई जगह पे, क्योंकि नया बंदा एडमिशन ले रहा है। अब ये जो है ना इनकम, ये फिक्स नहीं है।
ऐसा फिक्स रहता है क्या किसी सोसाइटी का कि यहाँ पे 2 फ्लैट हर साल बिकने ही बिकने हैं? कई बार कितने कितने साल तक कोई फ्लैट नहीं बिकता, और कई बार क्या होता है एक ही साल में 2-3 लोग फ्लैट बेच के निकल जाते हैं। तो ये इनकम क्या हो गई, रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग। क्यों? इसको गैस नहीं कर सकते कब हो। ठीक है, सो आगे क्या करेंगे? अभी सम करेंगे। अच्छा 1 मिनट, इसके अंदर ना वो थाने के नाके पे रहता है तो दादर रहती है और एक ही घर में रहती है। अच्छा अब देखो ना, अभी हम इतना डिफ़िकल्टी फेस करके आए हैं तो थोड़ा पढ़ के जाते ना भाई, थोड़ा सीख के जाते। ठीक है, अभी तक मैंने जो तुमको सिखाया है तुमको समझ में है? क्या क्या डिस्कस किया है अभी तक हमने, कौन बताएगा? सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? कैश बुक। कैश अकाउंट नहीं मैडम, कैश बुक। ठीक है, कैश बुक से हम क्या बनाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट तुमने नहीं बनाना है, वो तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, और साथ में क्या दिया रहेगा? एडजस्टमेंट्स। और तुमको 2 चीज़ बनानी है उससे, क्या क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आईई अकाउंट जिसको बोलेंगे, और बैलेंस शीट। ठीक है, अब आईई अकाउंट की 2 साइड होगी। डेबिट साइड पे क्या लिखोगे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्रेडिट साइड पे क्या लिखोगे? इनकम एंड गेन। अच्छा, एंड में रिजल्ट क्या आएगा इसमें? या तो आएगा डेफिसिट या तो आएगा सरप्लस। अब लिखना कैसे है? अब रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर जो तुम्हें मिलेगा उसमें एक तो होंगे एक्सपेंसेस, एक होगी इनकम। एक्सपेंस 2 तरह के होंगे, रेकरिंग एंड नॉन रेकरिंग। रेकरिंग होंगे तो किधर लिखोगे? रेकरिंग एक्सपेंस होंगे तो किधर लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड पे। और नॉन रेकरिंग होंगे तो किधर लिखोगे? बैलेंस शीट की एसेट साइड। वैसे इन द सेम वे इनकम भी 2 तरह की होगी, रेकरिंग एंड रेकरिंग इनकम। मतलब जैसे सोसाइटी की मेंटेनेंस फिक्स है, वो किधर आएगी? इनकम साइड ऑफ आएगी। और नॉन रेकरिंग होगी तो बैलेंस शीट लायबिलिटीज है। ठीक है, तो इतनी चीज़ हमने समझ ली। अब लास्ट पॉइंट अपना है एडजस्टमेंट्स। तो देखो यहाँ पे 3 ही तरह की मेन एडजस्टमेंट्स आती हैं। सर वो कौन सी? पहला आउटस्टैंडिंग, पहली एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होगी? किससे रिलेटेड होगी पहली एडजस्टमेंट्स? आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग 2 तरह का होगा भाई, 2 तरह का। कैसा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। रिपेयर बाद में आएगा, पहले आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और इनकम। यहाँ पे इनकम इम्पॉर्टेंट होगी। तो आउटस्टैंडिंग की पहली एडजस्टमेंट आएगी जो 2 तरह से हो सकती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ये दोनों एडजस्टमेंट्स हमने फाइनल अकाउंट में की है। कौन एक्सप्लेन करेगा? आउटस्टैंडिंग मतलब
मैं बार बार बोलता था आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस, फ्री मतलब माइनस। तो एक चीज़ तो फिक्स है दिमाग में, आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होने वाला है, चाहे वो एक्सपेंस है या इनकम है, होगा प्लस। किसमें? सेम नाम के एक्सपेंस या इनकम, बराबर है। अच्छा, सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर लिखते थे? दैट इज अ लायबिलिटी, और आउटस्टैंडिंग इनकम इज अ असेट। आउटस्टैंडिंग इनकम को ना, आउटस्टैंडिंग इनकम को एक और नाम दे देते हैं, क्या? रिसीवेबल, इनकम रिसीवेबल। कंफ्यूज मत हो जाना, इनकम रिसीवेबल। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम या इनकम रिसीवेबल या एक्रूड इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, क्या? एक्रूड इनकम। तो मतलब सेम है, इतना याद रखना। ये देखो यहाँ लिखा है, दिया नहीं है, ठीक है, नोट कर लो अपने पास, इम्पोर्टेंट है ये। अब जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना, अगर तुमने ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रख ली, यही एनपीओ का चैप्टर तुम्हें बहुत इजी लगेगा। और अगर ये 2-3 चीज़ें तुम्हारे ध्यान से निकल गई तो एनपीओ समझ में ही नहीं आएगा हो क्या रहा है, आगे पूरा हवा में जाएगा चैप्टर, पूरा बाउंस हो जाएगा ये चैप्टर। ठीक है, तो जो मैं लिखवा रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ ना, अब स्पेशली इस चीज़ को ज़रा ध्यान देना। फाइनल अकाउंट में हम एक एडजस्टमेंट अच्छी तरह से करके आए हैं, कौन सी? आउटस्टैंडिंग की। आउटस्टैंडिंग 2 तरह का हो सकता है, कौन कौन सा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, बार बार मैं बोलता था, आउटस्टैंडिंग वर्ड सुनते ही तुम्हारे दिमाग में प्लस आना चाहिए। हाँ, अच्छा, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या बोल सकते हैं? इनकम रिसीवेबल या एक्रूड इनकम। कंफ्यूज मत होना, वो क्वेश्चन में अलग अलग नाम लिखेगा, तो तुमको पता होना चाहिए एक्रूड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम ही है। बाद में बोलोगे सर ये एक्रूड इनकम क्या था, ये तो सर ने करवाया ही नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ठीक है, तो याद रखना, आउटस्टैंडिंग इनकम को हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक्रूड इनकम भी लिख सकते हैं और इनकम रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, मीनिंग ही सेम। अच्छा, पहला इफेक्ट प्लस का किधर आना है? ये आना आईई अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट किधर आएगा? आईई अकाउंट में। आईई अकाउंट में तुमने करना क्या है? प्लस। ऑलरेडी हमने लिखा है प्लस। अच्छा, सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? सेकंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो किधर जाएगा? लायबिलिटी में। एसेट इनकम होएगा तो किधर जाएगा? एसेट में। ये हम कर चुके हैं, मैं कुछ नया नहीं सिखा रहा हूँ, फाइनल अकाउंट में ये दोनों करके आए हैं हम। समझा? अब पॉइंट ये है, अब ध्यान से मेरी बात सुन लो। अगर तो फाइनल अकाउंट में जो हम आउटस्टैंडिंग करते थे ना, वो करते थे करंट ईयर का। जितनी भी एडजस्टमेंट होती थी किस साल की होती थी? करंट ईयर की। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर का भी आउटस्टैंडिंग दिया होगा, और जब प्रीवियस ईयर की आपको एडजस्टमेंट करनी है तो साइन उल्टा हो जाएगा। मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस है। इधर मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लो। करंट ईयर CY, जब मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूँ मतलब CY। ये क्या है?
अब देखो, हाँ ब्रेक दे देता हूँ, पहले एक पर्टिकुलर टास्क ख़त्म कर लें। लिसन लिसन लिसन। देखो, एक आध सम करेंगे तो कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और तुमको थोड़ा पता चलेगा कि बहुत लोग इधर आके देख, सब बैठे हैं। भूमि सुन रही है ना? सब है, विधि भी है। छह लोग हैं। इधर देखो। आवाज़ आ रही है क्या ऑनलाइन? ठीक है, अभी बैठो, चल स्टार्ट करें। बेटा अभी आवाज़ आ रही है ना बराबर से ऑनलाइन? फोन ओके, चलो अभी सेटल हो जाओ, आ रही है आवाज़ उनको भी। राजवी, ए राजवी बैठ नीचे। क्या बोल रहा है?
ओके ओके सो जो सेकेंड एडजस्टमेंट जो रहेगा दैट इज़ प्री, और मैंने आपको बोला था फाइनल अकाउंट के टाइम कि प्री मतलब माइनस, ठीक है, प्री मतलब माइनस, ठीक है। अभी प्री भी दो तरह का होता है, प्री पेड मतलब एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंस पे किए जाते हैं, और प्री रिसीव्ड क्या होगी, इनकम। ठीक है, तो प्री पेड मतलब, पेड का मतलब है एक्सपेंसेस, और प्री रिसीव्ड मतलब रिसीव क्या हुआ रहेगा, इनकम। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होने वाला है, प्री मतलब माइनस, और अगर वो एक्सपेंस है मतलब प्री पेड है तो वो हम लिखेंगे एसेट साइड पे बैलेंस शीट की, और अगर प्री रिसीव्ड इनकम है मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, तो वो लायबिलिटी साइड पे जाता है। तो दो इफेक्ट ये हम फाइनल अकाउंट में भी करके आए हैं, प्री पेड और प्री रिसीव। प्री मीन्स फर्स्ट इफेक्ट हमेशा माइनस, अगर वो प्री पेड एक्सपेंस है तो एसेट में लिखते हैं, प्री पेड इनकम है तो लायबिलिटी में लिखते हैं। इतना हम करके आए। लेकिन यहाँ चेंज क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का भी वही इफेक्ट आ सकता है। तो प्रीवियस ईयर का हुआ तो हम माइनस की जगह कौन सा साइन यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर के लिए प्लस, माइनस नहीं करेंगे, फिर उल्टा कर देंगे साइंस। करंट ईयर को जो इफेक्ट देते हैं प्रीवियस ईयर को उससे उल्टा इफेक्ट देना है, इतना ध्यान में रखो, ठीक है। और बैलेंस शीट में करंट ईयर के लिए हम बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, और प्रीवियस ईयर के लिए बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। अब यही मेन एडजस्टमेंट थी, और इनके अलावा एक और एडजस्टमेंट आ सकती है, दैट इज डिप्रिसिएशन। डेप्रीसिएशन तो वही इफेक्ट है जो फाइनल अकाउंट में थे, पहला लेस फ्रॉम एसेट, जिस एसेट पे डेप्रीसिएशन लगाएंगे वहां से क्या करेंगे, माइनस। और सेकेंड इफेक्ट वहां पे पी एंड एल डेबिट में लिखते थे, यहां पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट साइड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पे, ठीक है। बस इतनी ही एडजस्टमेंट यहां आने वाली हैं। देखा जाए तो ये इजी है। फाइनल अकाउंट में 20-25 तरह की एडजस्टमेंट आती थी, वो आरडीडी ये वो, यहां पे सिर्फ देखा जाए 5 एडजस्टमेंट है। करवाई मैंने 3 है लेकिन है 5। क्यों 5 क्यों है, आउटस्टैंडिंग 2, इनकम और एक्सपेंडिचर, प्री भी 2, प्री पेड एंड प्री रिसीव, और एक डेप्रीसिएशन, 2 2 4 1 5। अभी हम जो भी मैंने बोला है ना वो प्रैक्टिकली करके देखेंगे एक सम में। कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। कनात इधर देखो अभी
चले इधर देखो अभी। अब मेनली अगर आप देखो तो क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। अच्छा, अब बताओगे हमारा फिनेंशियल ईयर कौन सा है? 31 मार्च 19 को जो एंड हो रहा है, मतलब 18-19 है वो। 18-19 हो गया हमारा करंट ईयर जिसकी बुक्स बनानी है। प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 18-19 से पहले क्या आया रहेगा? 17-18। तो ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 18, मतलब ये किसका है? 17-18, यानी कि ये प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है अपने को। किसकी बैलेंस शीट दी है? प्रीवियस ईयर की। अब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में अगर हम ध्यान दें तो ये देखो कैपिटल फंड दिया हुआ है कितना? 48,000। फिक्स एसेट्स 20,000। कैश बैलेंस कितना है? 25,000। और स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 3,000। ये दिया हुआ है प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में। ये देखो ये क्या दिया है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो करंट ईयर का कितना खर्चा हुआ और कितनी इनकम हुई ये दी हुई है, बराबर है। नेक्स्ट देखो रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले तो बैलेंस, ये पता कौन सा बैलेंस होता है? कैश बुक में कौन सा बैलेंस लिखते थे ऊपर? किसका? कौन से अकाउंट का? कैश और बैंक अकाउंट। तो ये ओपनिंग बैलेंस है ऑफ कैश। चेक करना है कर लो। ये देखो 25,000 कैश बैंक, यहां भी 25,000। क्रॉस चेक कर सकते हो तुम। अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन मींस रेकरिंग इनकम। और ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में ना सब्सक्रिप्शन नाम हम अलग अलग इनकम को देते हैं। जैसे सोसाइटी में सब्सक्रिप्शन मतलब, सोसाइटी में सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस। स्कूल में फीस, हॉस्पिटल में पेशेंट रिसिप्ट, पेशेंट से जो पैसा मिलता है, क्लब में मेंबरशिप फीस। ठीक है। सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन हम रेकरिंग इनकम के लिए एक कॉमन नेम यूज करते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। अब अगर आप ध्यान दो, सब्सक्रिप्शन हमें कितनी मिली है? 50,000 रुपया। लेकिन इसके आगे कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो? $50,000 के पीछे देखना क्या लिखा है। हाँ, 18-19 कौन सा ईयर है? करंट ईयर। करंट ईयर के लिए कितनी सब्सक्रिप्शन मिली है? ये कौन सा ईयर है बताओ? 19-20। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का पैसा अगर आज मिला है तो मतलब दैट इज एडवांस या प्री रिसीव्ड। हाँ, तो ये हो गया प्री रिसीव्ड। प्री रिसीव्ड है, प्री है, आउटस्टैंडिंग अलग है, प्री अलग है। आउटस्टैंडिंग जो बाकी है, प्री मतलब टाइम से पहले ही मिल गया या पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब टाइम बीत गया लेकिन पे नहीं किया या मिला नहीं, उल्टा है एक दूसरे से, ये जो मिली नहीं। जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में मान ले एक वाइस क्या है? मेंबर है। सोसाइटी की मेंबर है, तो इसने मेंटेनेंस नहीं भरा इस मंथ का या इस ईयर का। ठीक है, तो
तो मान लो इसका मेंटेनेंस हो के इकट्ठा हर महीने का 50,000 रुपया मेंटेनेंस हो गया। तो 50,000 रुपया मेंटेनेंस ख्वाहिश ने पे नहीं किया है, तो सोसाइटी के लिए वो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग इनकम। समझा? और उसी सोसाइटी में मान लो राजवी भी मेंबर है, लेकिन इसने क्या किया, 2 साल का पहले ही एडवांस पे कर दिया। तो सोसाइटी के लिए राजवी इज अ प्री रिसीव्ड इनकम और ख्वाहिश इज अ आउटस्टैंडिंग। समझा भाई? दोनों में डिफरेंस क्या है? आगे चलते हैं अभी। तो मतलब ये एडवांस एक तरह का 10,000 आ गया अपने पास, लोगों ने हमें टाइम से पहले ही पे कर दिया है। अच्छा, डोनेशन। अब डोनेशन के टाइम पे डोनेशन रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? डोनेशन रेकरिंग भी हो सकती है, नॉन रेकरिंग भी हो सकती है। अब ये डिसाइड कैसे करें? देखो यहां पे कुछ डोनेशन के साथ लिखा है क्या? नहीं। अब लॉजिक ध्यान से सुन लो। अगर डोनेशन के साथ कुछ स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ तो वो रेकरिंग है। जैसे यहां कुछ नहीं लिखा, या कई बार नीचे एडजस्टमेंट में भी बोल देते हैं, यहां डोनेशन के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं बोला। नहीं बोला तो दैट मीन्स डोनेशन इज अ रेकरिंग। वो आएगी इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और अगर यहां पे लिख दिया जाता डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तब बताओ रेकरिंग होता कि नॉन रेकरिंग होता? फर्स्ट फोकस। ये सम करवा के छोड़ दूंगा, लेकिन ये सम पे थोड़ा ध्यान दो ताकि अपने को थोड़ा बेसिक समझ में आए कि क्या है ये चैप्टर। पहले ही बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। यस, अच्छा ये सम ढंग से कर लो, फिर मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, एक 10-15 मिनट, क्योंकि बहुत छोटा सा समय, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। अभी तुम आ चुके हो ना, आए ना, अभी बारिश पड़े नहीं पड़े अपने को उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। स्टार्ट करो भाई, एक 10-15 मिनट इधर ध्यान दो भाई। अभी देखो, डोनेशन 2 तरह की हो सकती है। एक डोनेशन के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
अगर डोनेशन के साथ कुछ नहीं लिखा है ना तो हम उसको किधर डालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। लेकिन कई बार क्या है ना, डोनेशन के साथ कुछ आगे स्पेसिफिक चीज़ जोड़ दी जाती है, जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। मतलब डोनेशन तो दी, लेकिन जिसने डोनेशन दी उसने स्पेसिफाई कर दिया कि ये मेरा डोनेशन किस पर्पस के लिए है, तुम बिल्डिंग के ऊपर 2 रूम और डाल लो। तो फिर ऐसी डोनेशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे। क्यों, वो नॉन रिकरिंग है। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। मान लो तुम लोग क्लास में निकले तो आपके पापा ने आपको एक 500 रुपया दिया, और एक 10,000 रुपया दिया। मतलब एक 500 रुपया भी तुम्हारी क्या है, रिसिप्ट है, मतलब तुमको मिला है, और 10,000 रुपया भी मिला है। लेकिन 10,000 रुपया देते टाइम साथ में उन्होंने बोला कि ये 10,000 रुपया क्लास की फीस भरनी है। हाँ, तो मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हो गया भाई, जो 10,000 रुपया क्लास स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए दिया है, तो वो पैसा आपको क्या करना है, उसी पर्पस के लिए यूज करना है। लेकिन जो 500 रुपया तुमको मिला है वो उसके साथ कुछ, मतलब वो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसका कुछ भी कर सकते हो। हाँ, कुछ भी। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे है। अगर ओनली डोनेशन है तो मतलब हमारी मर्जी है, हम किधर भी खर्चा कर सकते हैं। और अगर डोनेशन के साथ कुछ लिख दिया तो फिर हमारी लायबिलिटी बन गई है। मतलब हमने डोनेशन ली, लेकिन किसके लिए ली, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। तो दैट इज आवर लायबिलिटी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे ही वो पैसा खर्चा हो। अभी देखो नेक्स्ट आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, अब ये एंट्रेंस फीस क्या है। अब देखो, जैसे मैंने अभी बोला था कि कोई नया मेंबर फ्लैट खरीद के आ रहा है तो उसको क्या देनी पड़ रही है, एंट्रेंस फीस। अब ये एंट्रेंस फीस रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है, नॉन रेकरिंग है, कभी कभी होने वाली है। इसलिए इसको किधर लिखेंगे, इसको लिखेंगे बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। क्यों, नॉन रेकरिंग इनकम है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ग्रांट। अच्छा, ये क्या होता है गवर्नमेंट ग्रांट। हाँ, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं, मान लो हम गरीबों की हेल्प कर रहे हैं, या कुछ एग्रीकल्चर में मान लो एक कोल्ड स्टोरेज बना दी हमने कि किसानों का क्या हो रहा है, खराब हो रहा है सामान, तो हमने क्या किया, एक कोल्ड स्टोरेज बना दिया। तो गवर्नमेंट बोलती है कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, हमको ग्रांट दे दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, इनकम हो गई। तो ये किधर आएगी, इनकम साइड। Obviously.
आगे चलें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज टूर्नामेंट रिसिप्ट। व्हाट इज टूर्नामेंट? ठीक है, इवेंट, इट इज अ इवेंट। अब इवेंट के लिए ना थोड़ा सा हम अलग चलते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट के लिए अगर पैसा आता है तो इवेंट पे खर्चा भी होता है। तो ये इवेंट की रिसिप्ट है 10,000 की। हमेशा तुमको एक्सपेंडिचर साइड पे ना इवेंट का खर्चा भी मिल जाएगा। देखो एक्सपेंस है क्या इवेंट का, ये देखो, दैट इज टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। अब जो इवेंट होगा उसमें चेक करना है आपको कि इनकम ज़्यादा है कि एक्सपेंस ज़्यादा है, ये बताओ। टूर्नामेंट में इनकम ज़्यादा हो रही है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा है? इनकम ज़्यादा हो रही है। ये देखो 10,000 मिल रहा है। ऑफ कोर्स नहीं, कई बार उल्टा भी होता है, आया कम है खर्चा ज़्यादा हो गया। क्यों? हम एनपीओ चला रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंस कितना हुआ है 8। तो कौन सी साइड पे जाएगा इवेंट? जो साइड बड़ी होगी। मतलब यहाँ रिसिप्ट ज़्यादा है तो मतलब इनकम साइड पे लिखना है इसको। और लिखना कैसे है वो भी इंपॉर्टेंट है। लिखते टाइम रिसिप्ट में से एक्सपेंस माइनस करके लिखूंगा मैं। हाँ, तो नेट 2000 ही बाहर आएगा। मैं बताऊंगा कैसे करना है इसको। ओके, नेक्स्ट। तो मतलब रिसिप्ट साइड अब हमारा हो गया। अब देखो सैलरी। सैलरी रेकरिंग है कि नॉन रेकरिंग है? जल्दी बोलो। रेकरिंग। तो किधर आएगा? एक्सपेंस पे। स्टेशनरी इज अ रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? अच्छा, स्टेशनरी तो खरीदती नहीं है क्या? स्टेशनरी बार बार खरीदना पड़ता है कि एक ही बार खरीद के 5 साल चलता है? तो रेकरिंग हुआ ना बेटा। अरे अब यहाँ ऑफिस में स्टेशनरी लगता है तो बार बार लगता है कि एक ही बार? बल्क में कितना गोडाउन भर के खरीदेंगे क्या? तो सालों साल चलेगा बॉक्स। हाँ, उसका सालों साल चलता है। अभी देखो, कमीशन पे किया, मतलब वो भी क्या हो गया? रेकरिंग, बार बार पे करना पड़ता है कमीशन। तो ये भी किधर आएगा? एक्सपेंस साइड। ये तो इवेंट है, पता है, कर दिया। इसका क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी रेकरिंग है, एक्सपेंस। फर्नीचर नॉन रेकरिंग एसेट है, क्योंकि फर्नीचर एक बार खरीदा जाता है, रोज रोज खरीदते हो गया। तो घर में फर्नीचर खरीद के रखा तो कई साल तक चलता है, क्या हो गया? नॉन रेकरिंग हो गया। तो ये एसेट में आएगा। फर्नीचर विल गो टू द एसेट साइड। ठीक है। अच्छा, रेंट बार बार भरना पड़ता है, रेकरिंग, एक्सपेंस में आएगा। अब ये क्या है? 10,000 क्लोजिंग बैलेंस। ये कैश बैंक बैलेंस है, तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा, कैश बैलेंस। समझा है किसको कहाँ लिखना है? ठीक है, यही काम करना है अपने को। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट देखो, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट क्या होता है? प्लस। तो पहला इफेक्ट क्या देंगे? प्लस। कहाँ? ये देखो रेंट था ना, किधर? ये देखो, ये रेंट, ये 18,000 नहीं होगा, कितना होगा? 20 हो जाएगा। और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा? लायबिलिटी, फाइनल अकाउंट टाइप। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5,000। इनकम आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस। और इनकम है तो किधर आएगा? इनकम में। और दूसरा, इनकम में प्लस करने के बाद फ्यूचर में मिलने वाला है या पे करने वाले हो? मिलने वाला है, तो किधर आएगा? एसेट। तो दो इफेक्ट हो गए, प्लस इन इनकम एंड एसेट। नेक्स्ट,
डेप्रीसिएट फर्नीचर बाय 8% एंड अदर फिक्स एसेट बाय 10%। तो डेप्री के क्या दो इफेक्ट देते थे फाइनल अकाउंट में? पहला माइनस एसेट और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, डन। अच्छा, फिर आता है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4000। इसका क्या करेंगे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4000। देखो, ओपनिंग में स्टेशनरी कितनी थी? 3000 की। क्लोजिंग में कितने की है? तो एक तो इसे एसेट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करके, और दूसरा इनकम में हमें इनकी हेल्प से निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल स्टेशनरी यूज़ कितनी हुई है। क्यों? इधर देखो, हमारे पास पहले ही स्टेशनरी कितनी थी? 3000 की। इस साल में कितने की स्टेशनरी खरीदी है? ये देखो 10,000 की। तो टोटल हमारे ऑफिस के अंदर टोटल स्टेशनरी आई कितनी? 3000 की पहले ही थी, 10,000 की और लाए तो 13,000 की। उसमें से 4,000 की बच गई। तो बताओ एक्सपेंस कितना हुआ स्टेशनरी पे? 9,000 रुपया। समझा है? तो ये एडजस्टमेंट ऐसे करनी है। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। चलो, मैंने बोला था सम होने के बाद छोड़ दूंगा। 5 मिनट में हो जाएगा। अभी है टाइम, 7-8 मिनट पड़े हैं। इधर देखो, अभी देखो देखो देखो, लिसन 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 लिसन। अभी सम स्टार्ट कैसे करेंगे? जो अपना ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, ये देखो, दिस इज व्हाट ओपनिंग बैलेंस शीट। पहले इसको यूज करेंगे। यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? अब इसी को हम किधर ले आएंगे? करंट ईयर की बैलेंस शीट में आगे लिखेंगे कैपिटल फंड। और इनर कॉलम में लिख लेंगे कितना? 48,000। लिख लिया 48,000। अब आगे चलते हैं। सबसे पहले लिसन लिसन, अभी एसेट साइड पे चेक करो तो सबसे पहले है फिक्स एसेट। तो एक काम करते हैं, एसेट में जाके लिखते हैं फिक्स्ड एसेट। कितने की फिक्स एसेट थी? 20,000 की। पेमेंट साइड पे चेक करो, पेमेंट साइड पे चेक करो किधर फिक्स एसेट खरीदा है क्या हमने इस साल में? नहीं। बेचा है? नहीं। उसने बोला डेप्री लगाओ। कितना डेप्री लगाने को बोला है? 10% पर एनम। इधर लिखेंगे लेस डेप्री एट द रेट ऑफ 10%, 2,000। 2,000 माइनस किया, बाहर आ गया 18,000। और कोई डेप्री है? यस। किस पे? फर्नीचर पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा? सेकेंड आएगा एक्सपेंडिचर साइड। ऊपर लिखते हैं टू डेप्रीसिएशन।
टू डिप्रिसिएशन। और नीचे लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन किस पे, ये बाजू वाले छूट गए क्या? ब्रेक रहेगा उनका। ठीक है, फिर कल ही करवाएंगे।